नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका होर्मुज में इस कदर घिर चुका है कि उसके 50 से ज्यादा जेट और 100 से ज्यादा जहाज दफन हो चुके हैं और होर्मुज अमेरिका के लिए अब बरमूडा ट्रायंगल साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट का बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्यमय इलाका जहां दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना अमेरिका के सुपर टेक जेट्स और खुफिया ड्रोन्स जाते तो हैं ईरान पर हमला करने, लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आते, गायब हो जाते हैं। होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त अमेरिकी सेना के लिए दूसरा बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग में अमेरिका को वो जख्म मिले जिसकी कल्पना ना तो ट्रंप ने की थी, ना ही पेंटागन ने की थी। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर अमेरिका के जेट्स, 45 सबसे ज्यादा एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन्स होर्मुज में रहस्यमयी तरीके से या तो तबाह हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। कुछ का तो नामो निशान तक नहीं मिल रहा, जिससे अरबों डॉलर खाक हो चुके हैं और खुद पेंटागन सच कबूल रहा है जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका को लगा था वो होर्मुज के आसमान से ईरान पर पैनी नजर रखेगा, उसके ठिकानों को टारगेट करेगा, लेकिन पासा पूरी तरह से पलट गया। रहस्यमयी तरीके से अमेरिकी विमान E-3G सेंट्री के गायब होने की खबर आ रही है। सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, होर्मुज से अमेरिका का E-3G सेंट्री अवैक्स गायब हो गया है, जिसे चलता फिरता एयर कमांड सेंटर कहा जाता है। इस पर AI वीडियो के जरिए हमने नजर डालने की कोशिश की। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। E-3 अवैक्स विमान जो कि आसमान से अचानक गायब हो गया। जब हमने फ्लाइट रेडार 24 ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से इसकी जानकारी लेनी चाहिए, E-3 सेंट्री अवैक्स विमान की कहानी समझनी चाहिए, तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। होर्मुज में अमेरिकी E-3 सेंट्री ने 7700 इमरजेंसी कोड भेजा, जो गंभीर तकनीकी या मेडिकल इमरजेंसी में भेजा जाता है। 7700 कोड, और कोड भेजने के बाद अचानक से विमान का संपर्क अमेरिकी कमांड सेंटर से कट गया। E-3 सेंट्री अमेरिका का एक प्रमुख अवैक्स विमान है जिसकी कीमत $270 मिलियन से ज्यादा है, और इससे पहले 2 अवैक्स या उससे ज्यादा अवैक्स इस जंग में अमेरिका खो चुका है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को हर दिन यह जंग भारी पड़ रही है, लेकिन अपनी नाक की वजह से, अपनी साख बचाने की वजह से मरता क्या ना करता वाली स्थिति में अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान के साथ करीब 6 महीने से जारी जंग के बीच अमेरिका के सबसे अहम निगरानी वाले बड़े ड्रोन्स के बेड़े का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका इस वॉर में 150 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन लेकर कूदा था, लेकिन लगभग 50 MQ-9 रीपर ड्रोन होर्मुज से या तो गायब हो गए या मार गिराए गए। यानी होर्मुज अमेरिकी सेना के लिए बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक यूएस के लिए होर्मुज किसी रहस्यमय इलाके से कम नहीं है। अमेरिका ने कम से कम 45 या इससे ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन गंवाए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी में अमेरिका के 185 रीपर ड्रोन थे, जिसमें एयरफोर्स के पास 165 और मरीन कॉर्प्स के पास 20 ड्रोन थे। ड्रोन की कीमत के हिसाब से $1.3 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया है। आखिर होर्मुज में ऐसा क्या है कि अमेरिका की अजेय कहे जाने वाली तकनीक यहां फेल हो रही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने इस पूरे इलाके को एक इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह में बदल दिया है। अमेरिका के रीपर्स निगरानी के लिए ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते, जिससे वो ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम
या सरफेस टू एयर मिसाइल के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान के भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की वजह से इन ड्रोन्स का अमेरिकी सैटेलाइट और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन लिंक भी टूट जाता है। लिंक टूटते ही ये करोड़ों के ड्रोन्स हवा में अंधे हो जाते हैं और सीधे या तो ईरान के जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में गिरते हैं, क्रैश हो जाते हैं, या फिर होर्मुज में दफन हो जाते हैं, जहां से फिर इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ईरान ने बाकायदा एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में इन गिरे हुए अमेरिकी F-15 जेट्स और रीपर ड्रोन्स के मलबे की नुमाइश भी लगा रखी है। अमेरिका का जंग में नुकसान सिर्फ डॉलर्स या हथियार का नहीं है। इस जंग में अमेरिका की साख टूट चुकी है। यहां तक कि अमेरिकी सैनिकों की बॉडी बैग्स में यूएस वापस गए हैं, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माने जाते हैं, जिसे कोई भी अमेरिकी स्वीकार नहीं करता है और सीधा सवाल वहां के राष्ट्रपति से पूछता है। पेंटागन के जानकारी के मुताबिक 757 अमेरिकी सैनिक अभी तक इस युद्ध में घायल हुए हैं। 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि है। पेंटागन ने 19 अगस्त तक जंग में हुए नुकसान के आंकड़े अपडेट कर दिए हैं। घायलों के आंकड़ों में 50 की संख्या का इजाफा हुआ है। 7 जुलाई से अलग कैटेगरी में अमेरिकी नुकसान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक आंकड़ा 900 से ज्यादा सिपाहियों के घायल होने का हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन्स, मिसाइल ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है और अमेरिकी एयर बेसिस को तहस नहस कर रखा है। इस भीषण तबाही ने अमेरिका के हथियार गोदाम पर भी भयंकर इंपैक्ट किया है, जिससे इलाके में अमेरिकी वजूद भी खतरे में है। हालात इतने बदतर हैं कि इसका सीधा खर्च 37.5 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को पार कर चुका है और पेंटागन अब 70 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट भी वहां की कांग्रेस से मांग रहा है। ट्रंप भले ही सोशल मीडिया पर कुछ भी शेखी बघारते रहे, कुछ भी दावा करते रहे, लेकिन जमीन पर ईरान ने अमेरिका की हालत को पस्त कर रखा है, अमेरिका को होर्मुज में चोक कर दिया है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल कि सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट होने के बावजूद, अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होने के बावजूद होर्मुज अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल क्यों है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। कुलकर्णी सर, सबसे पहले आपसे सवाल, एक ऐसा इलाका जहां से विमानों की, जेट्स की, ड्रोन्स की वापसी एक तरह से सुनिश्चित ना हो, वहां बार बार जाने का मतलब क्या है? और क्या अमेरिकी विमानों के लिए होर्मुज नया बरमूडा ट्रायंगल है? जय हिंद विवेक और सारे को पैनलिस्ट। देखिएगा, ये काल्पनिक और ये जो मिथ्या कहे, कैसे कहे, बरमूडा ट्रायंगल, ये कहना बिल्कुल ठीक भी नहीं होगा। और मैं कहूंगा कि एक तरीके से हाँ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 45 MQ-9 जो उनके ड्रोन्स हैं वो जरूर उनकी जो इन्वेंट्री में से कम हुए हैं। 185 ड्रोन्स उनके पास थे, 165 और 20 ये मरीन कोर के पास। और हाँ, यहाँ पर जहां तक एवैक का सवाल है, उसका नीचे जाना अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं हुई, पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन्स के ऊपर ही तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 270 मिलियन डॉलर का एक इवैक है। तो इस तरह के अब क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जैमिंग है, क्योंकि जरूर इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को इस तरह की जो जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे डायरेक्ट उसको इक्विपमेंट ना मिले, पर हाँ, इस तरह के जो जानकारी है
दी जा रही है, जिसके कारण ये इतना भारी नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के कारण ईरान की जो मैं कहूंगा कि उसका जो हौसला है वो बुलंद है, क्योंकि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर इतना ज्यादा नुकसान, और जैसे आप कह रहे हैं कि 18 अमेरिकन सोल्जर्स का अपना वीर गति को प्राप्त होना, 700 के ऊपर जो है घायल हैं, तो ये सब दर्शाता है कि जरूर अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा होगा, और जैसे खुद ट्रम्प कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, और आज भी जिस प्रकार से वो दावा करते हैं, अपना पूरा होर्मुज अपना ओन टेरिटरी घोषित कर देते हैं ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो ये सब को देखते हुए अमेरिका को जरूर उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। और ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरा वेपनाइज किया है, और अमेरिकन एडमिरल भी इस बात की बार बार बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज उन्होंने ये नहीं किया है, घेराबंदी नहीं की, सिर्फ ईरानियन पोर्ट्स को घेराबंदी की है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक स्थिति पैदा हुई है, जहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को अब चिंता का विषय है। वो खुद इसको यहाँ से अब ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, और ईरान भारी नुकसान हुआ है तो उसके बाद भी उसने घुटने नहीं टेके हैं, उसका हौसला बुलंद है। जी। तो ऐसे हालात में अब करे तो क्या करे। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के तौर पर एक इसको देखा जा रहा है कि क्यों स्टेट ऑफ होर्मुज मैंने सर आपका आकलन बिल्कुल सही है सर, आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। मैंने इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल बोला क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई, और यहां की मिस्ट्री भी मैं क्या दुनिया नहीं सुलझा पा रही कि भाई 45 MQ-9 रिपर ड्रोन कहां गायब हो जा रहे हैं। चलिए कुछ को मार गिराया होगा, कुछ के तो मलबे तक नहीं मिले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं शशि अस्थाना सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। अस्थाना सर। ओके, सबसे पहले तो आपने जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग चुना है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये मियामी, बर्मुडा और पोर्टो रिको के बीच में है, जहां पे किसी जमाने में जो भी जहाज जाते थे वो पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ कैसे गायब हो गए। तो ये एक पुरानी बात है। लेकिन इस लड़ाई में जिसको जिस हिसाब से इसको मैं आकलन करूंगा कि अमेरिका ने एक तो ज्योग्राफी का इस्तेमाल नहीं किया, या ज्योग्राफी का ठीक से आकलन नहीं किया, जिसे बोलते हैं एक टेरेन फ्रिक्शन का ठीक से आकलन नहीं किया, और जो भी उनका साजो सामान था, दूसरा उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्हें लगा कि सिर्फ बम्बार्डमेंट से काम चल जाएगा, जो कि नहीं चला। अब इन दोनों चीजों को देखते हुए तीसरी चीज जो जहां पर ये बर्मुडा वाली अब कहानी फिट होती है, वो है कि उन्होंने काफी समय से अमेरिकी सेना ने माउंटेन्स में लड़ाई नहीं लड़ी, और माउंटेन फ्लाइंग जो है वो थोड़ी अलग होती है प्लेन्स की फ्लाइंग से। और जाहिर है कि कुछ तो उन्होंने एयर डिफेंस से जो गिरे वो तो गिरे, कुछ हैंड हेल्ड एयर डिफेंसेस हैं, कुछ सामान अभी अभी और आ रहा है उनके पास में। आपने देखा होगा हाल ही में ईरान की जो टारगेटिंग है वो भी काफ़ी सटीक हुई है, और उनकी मार जो है एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ रही है, कम से कम जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं उनकी। तो अब क्या होता है कि माउंटेन में प्रैक्टिस ज़रूरी है कि अगर आपको सही टारगेटिंग करनी है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप नीचे जाते हैं तो आप शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स या शॉर्ट रेंज वेपन्स जो कि ईरान के पास थे, जिसका उन्होंने वो सोच रहे थे कि नहीं हम दूर से ही फायर करके निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर है कि अमेरिका ने काफ़ी नुकसान उठाया है। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि उनका इंटरसेप्टर का 80% ऐसा माना जा रहा है कि उनको नुकसान हुआ है। जी, और एग्जैक्टली के लिए टॉम हॉक मिसाइल 850 गई हैं। एक साल में अगर वो 180 से ज्यादा नहीं बना सकते, कम से कम 5 साल लगेंगे, इतना एमुनिशन वो फूंक चुके हैं। तो ये एक जाहिर है कि इसीलिए अभी प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन मोड में ये बोल रहे हैं कि हाँ जी अभी तो मैं इकोनॉमिक वॉर लड़ूंगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस लड़ाई में तो बहुत मार पड़ गई, और इलेक्शन के लिए ये मार जो है सही नहीं है। अभी देखना नेक्स्ट झूठ उनका होगा कि नहीं मैंने बहुत नुकसान कर दिया, मैं लड़ाई जीत गया, अब मैं इकोनॉमिक वॉर करूंगा, और इकोनॉमिक वॉर में
उसी में वो इलेक्शन जो है अपना पूरा निकाल देंगे, ताकि डेमोक्रेट से उनको नुकसान ना उठाना पड़े। नहीं सर, आप ठीक है, आप कह रहे कि भाई अब ट्रंप कह रहे हैं इकोनॉमिक वॉर लड़ो। इकोनॉमिक वॉर किसने नहीं लड़ा है? इकोनॉमिक वॉर ट्रंप लड़ रहे हैं, इससे पहले इकोनॉमिक वॉर बाइडेन लड़ रहे थे, उससे पहले खुद ट्रंप इकोनॉमिक वॉर लड़ रहे थे, उससे पहले ओबामा लड़ रहे थे। 1979 से जितने राष्ट्रपति आए सब तो इकोनॉमिक वॉर लड़ रहे थे, और 1979 से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। जब तक चाइना और रशिया हैं, आप कितना इकोनॉमिक सैंक्शन लगा लोगे? और $13 पर बैरल के हिसाब से चाइना ने तेल खरीदा है ईरान का। बंसल सर, ये तो वही बात हुई, आए थे हरिभजन को रोटन लगे कपास। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, इनकी हर नीति में ऐसा ही चल रहा है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जब इन्होंने ईरान पर हमला किया तो इनको लगा कि बहुत ही जल्दी इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पहली चीज तो हमला किया, वो क्यों किया गया ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि ओमान के विदेश मंत्री का कहना था कि जब हमला किया गया तो हम करीब करीब सारी मांगे मान चुके थे अमेरिका की, उसके बावजूद ये हमला किया गया। ये दर्शाता है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी राष्ट्रपति ट्रंप की कि इजराइल या राष्ट्रपति नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनको दबाव डाल सके कि उन्होंने हमला किया। अब हमला किया तो इसके बाद अमेरिका और ईरान की जहां तक सैन्य शक्ति में जो विषमता का सवाल है उसमें बहुत बड़ी एक डिफरेंस है। पर ईरान के पास एक सबसे बड़ी चीज है, एक नेशनल विल, ए विल टू फाइट। और क्या है कि जब आदमी अपने देश के लिए लड़ रहा होता है तो उसमें जो जज्बा होता है वो दूसरे के ऊपर नहीं होता। अब अमेरिकी सेना हमला कर रही है, उनके पास उन्नत वो हैं, ड्रोन्स हैं, लेकिन जो ईरान के जो लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं उनकी कीमतें बहुत कम है और उसके पास संख्या ज्यादा है। और ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है ये उन्नत ड्रोन जो टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण या छोटे छोटे ड्रोन से टकरा के भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्वाम कर रहे हैं जो ईरान के ड्रोन्स कर रहे हैं। और जैसे जैसे युद्ध चलता चला जा रहा है वैसे ही उतना ही अमेरिका के जो सैन्य शक्ति है उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब समय बहुत कम बचा है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद ही कैन बी अ सिटिंग डक प्रेसिडेंट, क्योंकि जिस तरीके के अभी हालात दिख रहे हैं, इजराइल का समर्थन आज अमेरिका के अंदर करीब 33% से कम हो गया है। यह पूरी शताब्दी में कभी इजराइल का समर्थन इतना कम अमेरिका के अंदर नहीं हुआ। अभी तो क्या है कि जितनी भी रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज हो रहे हैं अधिकतर में ट्रंप के समर्थक ही जीत रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अभी भी ट्रंप का ही बोलबाला है। लेकिन जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे और वो डेमोक्रेट्स के खिलाफ लड़ेंगे तो तब उनको समस्या होगी, क्योंकि तब जो है इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है। और अगर ये मिड टर्म इलेक्शंस हार गए तो राष्ट्रपति ट्रंप एक तरीके से बिल्कुल सिटिंग डक होंगे। और आप इसको देख सकते हैं कि कुछ हद तक जो हवा बह रही है अमेरिका में उसका नजरिया हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जजमेंट दे रही है और इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो जब तक ईरान के अंदर लोग और ज्यादा सुदृढ़ हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि ये जो हुकूमत है ये बदल जाएगी, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान की जो सत्ता थी, जो सत्ताधारी हुकूमत थी, वो काफी अनपॉपुलर थी, वहां के लोग उनसे काफी नाराज थे। लेकिन जब भी किसी देश पर हमला होता है लोग जो है झंडे के नीचे एकत्रित हो जाते हैं, और वही ईरान में हुआ। ग्राउंड ट्रूप्स डालने की हिम्मत अमेरिका में है नहीं। वो सोच रहे थे पहले कुर्ड्स को यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको एर्दोगान ने रोक दिया, और अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि दबाव बनाए। और जिस तरीके के हमले ईरान ने अमेरिका के सहयोगियों के ऊपर फारस की खाड़ी के क्षेत्र में किए हैं, उसके बाद ये सारे देश अब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका का सिक्योरिटी गारंटी किस बात की है। सऊदी अरब ने आपने देखा पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, संयुक्त अरब अमीरात भारत की तरफ देख रहा है, और जो अन्य छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो भी इस युद्ध के बाद जो है अमेरिका से अपनी दूरी बनाना चाहेंगे। तो ये बात तो अच्छी तरह से समझ ली जाए। जहां तक सवाल आपने बोला कि भाई प्रतिबंध तो हमेशा से लगे हैं, सैंक्शंस हमेशा से लगे हैं, तो राष्ट्रपति ओबामा ने ये सैंक्शंस खत्म किए थे। उन्होंने एक अच्छा वाया मीडिया निकाला था जिससे कि ईरान एक परमाणु शक्ति भी ना बने। JCPOA वाली डील की थी ना, बढ़िया डील थी वो, बिल्कुल, जिसका रॉ फैक्टर तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसमें चाहते हैं कि एज बना रहे अमेरिका के पास। डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। रवि करकरा साहब, आप समझा सकते हैं, आप व्यापार बिजनेस टाइप के आप आदमी हैं, व्यापारी आदमी हैं आप, कि घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां अक्सर डूब जाया करती हैं।
तो उनको ये समझना होगा कि मजबूरी किस बात की है, जिस बात का जिक्र आलोक बंसल सर कर रहे हैं। क्यों ये वॉर लड़ना ही है? आप ना चाइना का ऑयल रोक पाएंगे, आप ना चाइना के टेक्नोलॉजी को रोक पाएंगे, ना उनके मैन्युफैक्चरिंग को रोक पाएंगे, ना उनके क्रिटिकल मिनरल एलिमेंट्स में जो उनके रिफाइनिंग सिस्टम का जो बहुत बड़ा एक लीडरशिप रोल बना हुआ ना, उसको रोक पाएंगे। आप गुरूर को बचाने के चक्कर में आप न सिर्फ अपनी इकोनॉमी तबाह करेंगे, $40 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है, आप पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी तबाह कर देंगे। देखिए कि ये 40 ट्रिलियन का जो कर्ज है, ये ट्रंप ने जो लिया है, ये सबसे ज्यादा, बाइडेन और ओबामा का भी इसमें नाम आता है, पर इतना ट्रंप ने इतने छोटे टाइम में जो लिया, इतना किसी प्रेसिडेंट ने नहीं लिया है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि क्या मजबूरी रही है, ये बहुत शुरू से हम लोग ये बात करते आए हैं कि इसमें इसराइल के पास जो काफ़ी खुफिया इंफॉर्मेशन है ट्रंप के चरित्र के ऊपर और ट्रंप के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक तरीके से उनके ऊपर बहुत मेजर एक बर्डन है। कि अभी सर ने भी बोला बहुत बढ़िया कि उनका मिड टर्म के लिए जो है, उनको पता कि मिड टर्म के पहले कुछ लीक हो जाएगा तो सिर्फ वो नहीं जाएंगे, तो रिपब्लिकन पार्टी बहुत लंबे टाइम से जाएगी। वो सिर्फ उनके पास ट्रंप का नहीं है, और काफ़ी लीडर्स का उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए जो सारा जो है इसराइल जो है वो सारा पीछे से कंट्रोल करता है। दूसरी बात जो है कि इसराइल जो है उसको ग्रेटर इसराइल का जो उनका एक रोड मैप है, तो वो पूरी तरीके से प्रेशर लगा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप जो है आपको ईरान में तहस नहस मचानी है और जारी रखनी है। अब आप ईरान का सोचिए, क्योंकि मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काम करता हूँ, इतना सबको पता होना चाहिए कि ईरान में जो मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ड्रोन इतने लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करें, वो संभव नहीं है। पर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स जो है जो आते हैं, अगर आप DJI जो दुनिया की नंबर 1 ड्रोन कंपनी है, DJI की जितनी टेक्नोलॉजी है वो जो है ईरान के ड्रोन्स को बनाने में, उनकी इंटेलिजेंस को ठीक करने में, और उनके चिप्स को, जो पूरा जो असेंबली यूनिट लगता है ना, जी। और ईरान ने ये जो अंडरग्राउंड असेंबली यूनिट्स जो बनाए हैं, ये आज से नहीं बना रहे हैं, उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो वो जो है कंटिन्यूस जो सप्लाई आती है चाइना से, रशिया से, तो दैट्स वाई ईरान ने, जो भी सर ने स्वाम का जिक्र किया कि सिर्फ एक नहीं आता, वो पूरा जो है, इससे ट्रम्प जो है वो पागल हो गए, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है, जो कॉस्ट है ऑफ वॉर, जो हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के 2 ट्रिलियन के बारे में बात करते हैं कि दुनिया को 2 ट्रिलियन का डैमेज हो चुका है फरवरी 28 से, पर अमेरिका को इतना ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन, डीजल की प्राइसेस उठा लीजिए, तो एक के बाद एक जो है ट्रम्प जो है वो एक तरीके से दलदल में फंसे जा रहे हैं, और वो काफी दलदल में घुस चुके हैं। और इस दलदल में उनको लगता है कि मुझे सिर्फ जो है इसराइल निकाल पाएगा, और वो तो कभी होगा नहीं। तो ईरान जो है, ये जब हमको लग रहा था कि शुरू में कि ईरान देखिए काफी तहस नहस मचा, पर लोग भूल जाते हैं कि ईरान अकेले ये युद्ध नहीं लड़ रहा है, उसके साथ रशिया और चाइना है। ये सबको बड़ा क्लियर हो गया आज की डेट में। नहीं, तो एक आप नेक्स्ट महीने हिपोक्रेसी, रवि साहब, एक हिपोक्रेसी मैंने आज देखी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय एक एडवाइजरी जारी करता है और एक मैसेज देता है, एक बयान जारी करता है और कहता है कि जो भी व्यक्ति ईरान की या जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसके ऊपर न सिर्फ कड़े सैंक्शंस लगेंगे, बल्कि उसे अमेरिका की गुस्से का शिकार होना होगा। और उसी समय वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, शी जिनपिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप रेड कारपेट बिछा रहे होते हैं कि भाई आओ, आपका वेलकम कर रहे हैं, आओ हमसे बातचीत करो। तो अगर आपकी हैसियत है तो आप जिनपिंग के लिए बैन करो ना अमेरिका, बोलो आप हमारे देश में नहीं आ सकते हो, बंद करो दरवाजा। आप ये कहते हो कि भाई आप एक्शन किस पर लोगे? आप एक्शन लोगे श्रीलंका पर, बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर, ऐसे छोटे देशों पर। आपकी हैसियत है, आप चाइना से टक्कर लो, आप बोलो आपके दरवाजे, हमारे दरवाजे आपके लिए बंद है। सीधी सी बात है। ये गीदड़ बबकी किसको दे रहे हो आप? नहीं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि इसमें 2 चीजें आ जाती हैं कि जैसे आपको पता है कि ट्रम्प जब गए थे चाइना में, तो उनको तो कुछ नहीं मिला था, और पूरा इतनी बड़ी डेलीगेशन लेके गए थे, कोशिश कर रहे थे कि शायद शी जिनपिंग जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी वाले हैं उन CEOs को देख के खुश हो जाएंगे कि पॉसिबिलिटी है। आज की डेट में चाहे ये वॉर चल रही है, पर सबसे बड़ी वॉर जो चल रही है वो चाइना और अमेरिका के बीच में AI वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस पर किसका कंट्रोल रहेगा। नेक टू नेक चल रहे हैं आज की डेट में। अगर आप उठा लें कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, चाइना बहुत ज्यादा आगे है और अमेरिका के साथ। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा डर लगता है कि चाइना अगर आगे चला गया और AI को आगे कर लिया, तो वो सिर्फ अमेरिका को नहीं परेशान करेगा,
वो वाकई में ही एक विश्व का जितना भी एआई ड्रिवन जो पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा जो है, अब शी जिनपिंग जब जाएंगे अगले महीने, और ये इंटरेस्टिंग है कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट के लिए भी आएंगे जितना मुझे पता है, बाकी सर बताएंगे कि वो कंफर्म्ड है या नहीं। दूसरा, वो अमेरिका भी जाएंगे। तो ये सितंबर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो सितंबर है उसमें ट्रम्प को कोई ना कोई एक डिसीजन लेनी पड़ेगी वॉर के लिए, और इसराइल के साथ। क्योंकि इसराइल भी और जो नेतन्याहू, वो भी, उनकी भी पॉपुलैरिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा गिरी हुई है। और वहां भी लोग बहुत परेशान हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इतना छोटा सा देश है, इतने सालों से, 3 साल होने को आ गए, तो युद्ध इकोनॉमी इसका तहस नहस मचा हुआ है। जितना भी रेमिटेंस से जो पैसा आता है, जो इजरायली कम्युनिटी जो अमेरिका में है, यूरोप में है, उनके पैसे से जो चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसराइल, देखो उसमें भी कितना सर्वाइवल उनका नहीं पर है। कैपिटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 ही लाइन बोलना चाहूंगा मौजूदा हालात को देखते हुए। यूं उम्र कट रही है 2 अल्फाज में, एक आस में और एक काश में। और इसके अलावा मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई नई रणनीति होगी। जैदी साहब, आपको क्या लगता है, क्यों होर्मुज अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल साबित हो रहा है? क्या वो मिस्ट्री नहीं समझ पा रहे, या फिर जैसे कुलकर्णी सर और बंसल सर कह रहे थे कि भाई, और शशि अस्थाना सर कह रहे थे कि वो टेरेन नहीं समझ पाए, चाहे वो जागरोस पर्वत श्रृंखला हो, चाहे वो और अलग अलग इलाके हो, चाहे वो होर्मुज का वो पूरा आइलैंड वाला एरिया हो? विवेक सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल की बात है, ये यकीनन उन लोगों के लिए तो सही है कि जो ईरान को नहीं जानते, जो ईरान को वेस्टर्न मीडिया का जो पैटर्न है उसके लिहाज से पढ़ते हैं। लेकिन जो ईरान को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, उसके जो 47 साल और 48 साल से ईरान के अंदर जो निज़ाम है और उसकी आइडियोलॉजी है और उसके काम करने का तरीका है, जो लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके लिए ये बरमूडा ट्रायंगल नहीं है, बल्कि उनके लिए ये पहले से प्रेडिक्टेबल है। पहले से, जब मैं 6 महीने पहले आपके इसी चैनल पे आपके शो में आया था, तो मैंने बोला था अपने पैनलिस्ट के साथ कि अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की जो हेजमनी है और अमेरिका का जो पूरी सल्तनत है वो डूबने जा रही है। और आज हम 6 महीने के बाद देख रहे हैं कि हाँ, अलबत्ता इतना आइडिया और इतना अंदाजा मुझे खुद को भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। ईरान में बैठे हुए जो बड़े दिग्गज और अर्थशास्त्री हैं, उनको ये लगता था कि हम अमेरिका को इस क्षेत्र से भगाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है इसके लिए 10 साल लड़ना पड़े, इसके लिए 8 साल लड़ना पड़े, कि इसके लिए 12 साल लड़ना पड़े। लेकिन उनके लिए भी ये अचंभित हुआ कि सिर्फ 6 महीने के अंदर और 40 दिन वॉर लड़ने के बाद अमेरिका आज इस लायक नहीं है कि इस क्षेत्र में अपनी जड़ें दोबारा से जमा सके। और आज जब मैं आपके सामने इस पैनल में बैठा हूं आपके टीवी शो पे, तो मैं कह सकता हूं जो सेंटरकॉम के फॉर्मर चीफ हैं, उनका आज ही रॉयटर में उन्होंने एक बयान उनका छपा और मैं उसको पढ़ रहा था शाम। वो कह रहे थे कि अब अमेरिका दोबारा से अपनी उन बेसिस में नहीं जा पाएगा जो बेसिस ईरान ने 40 दिन के अंदर तबाह कर चुकी हैं। कितनी बेसिस तबाह की हैं? 40 से ज्यादा बेसिस तबाह हुई हैं, जिसको खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। MQ-9 की बात आप कर रहे हैं, आप 45 MQ-9 कह रहे हैं। ईरान की जो परसों उन्होंने एक रिपोर्ट और अपने एक शो पीस लगाए हैं MQ-9 के, उसमें उन्होंने दावा किया है हमने 65 MQ-9 को मार के गिराया है। उनका ये दावा है कि हमने अमेरिका की 40 से ज्यादा बेसिस को तबाह कर दिया है। उनका ये दावा है कि हमने 80 से ज्यादा ईरान के फाइटर जेट्स को तबाह किया है, जिसके अंदर F-35 भी है, F-15 भी है, F-16 भी है, F-17 भी है। उन्होंने ये दावा किया है। वो उनका यही दावा था कि हमने यूएस अब्राहम लिंकन को मारा है, इसलिए वो मजबूर हुआ है अपनी लोकेशंस को छोड़ने पे और मुसलसल हमारे से दूर जाने पे। आज अब्राहम लिंकन उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। ये दावे जो अमेरिका ने उस 40 दिन की जंग में किए, आज खुद अमेरिका की मीडिया उन दावों को सच साबित कर रही है। और वजह उसकी यह है कि हमने ईरान के निजाम को, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी शक्ति को और उसके
उस नेशन के विल को जो वहां पाया जाता है उसको हमने नहीं समझा, और हमने हमेशा ईरान को यही देखा, वही देखा जो अमेरिका ने हमें दिखाया, वेस्टर्न मीडिया ने हमें दिखाया, और वो नैरेटिव जो पिछले जी कि ईरान कमजोर है, ईरान जी के पास आर्मी नहीं है, ईरान के पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, ईरान के अंदर इस निजाम की जो और जो आइडियोलॉजी है वो कमजोर है, इसको देखते हुए ये सारे मिसकैलकुलेशन अमेरिका और अमेरिका की मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने किए। और मैं समझता हूं अगर उन्होंने मिसकैलकुलेशन नहीं भी किए तो ट्रंप जैसे एक बेवकूफ सदर के लिए बहरहाल उसने जो अमेरिका के लिए किया है वो ये कि वो निजाम, वो एम्पायर जो पिछले 100 साल से पूरी दुनिया में हाकिम था, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चल रही थी, उसने उसको 6 महीने के अंदर इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन कि सर वो अमेरिका कह अब रहा है उसके पास पीछा तुरुप का छुड़ाने इक्का की बाकी कोशिश है। में और पीछा छोड़ नहीं सर रहा चिंता है। की बात यह है, जैदी साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ईरान की तारीफ होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने आईना दिखाया अमेरिका को या अमेरिकी तकनीक को, लेकिन अमेरिका कह रहा है उनके पास तुरुप का इक्का है, वो जिस दिन चाहे वो गेम चेंज कर देंगे, वो जब चाहे वो पलट सकते हैं, इस पूरे खेल को बाजी पलट सकते हैं। मैं इस पर कुलकर्णी सर का थोड़ा रिएक्शन चाहूंगा। कुलकर्णी सर, बार बार ये दावा किया, ये हवा हवाई तो नहीं होंगे ये दावे, राइट? विवेक, हर एक तो सर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। मल्टीपल वॉर पे, प्रोपेगेंडा वॉर पे चलता है, और जो अमेरिका कह रहा है उसमें कुछ ये नहीं कि टोटली मिथ्या है, तथ्य भी है, और उनकी में काबिलियत है, ऐसे नहीं कि काबिलियत नहीं है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करने में कतराते हैं, घबराते हैं। उनको मालूम है इतना सब कुछ करने के बाद, चाहे वो बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने अभी तक सिर्फ कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल किए हैं, उनके पास जो और वैरायटी के वेपन है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, ये सब ठीक है। क्यों? आप देख सकते हैं कि खर्ग आइलैंड पे अगर चाहता अमेरिका तो बर्बाद कर सकता था, पर उसने नहीं बर्बाद किया। उसका मकसद है तेल के ऊपर कब्जा करना, और कहीं ना कहीं ईरान का मनोबल गिराना, और मनोबल गिरा करके वो भी इकोनॉमिक सैंक्शन के द्वारा गिराना। वो अमेरिका अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, सक्सीड हो ना हो। और जिस प्रकार से ईरान ने बार बार दर्शाया है कि वो अपने IRGC के नीचे जिस प्रकार से अपने झंडे के नीचे खड़ा है, और अपना मनोबल उसका ऊंचा है, जितना उसको दबाया जा रहा है, जितना उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उतना उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है। और ये है जो अमेरिका को खा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद, इनकी लीडरशिप, ऊपर टॉप लीडरशिप को समाप्त करने के बाद, इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी आज ईरान जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर से वहां से सिर्फ ट्रम्प अपने ट्रूथ सोशल पे इस तरह की बात कर रहे हैं, कई बार लगता है बचपने वाली बातें हो जाती हैं। तो कहाँ, मतलब इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द मिथ एंड रियलिटी। पर हाँ, ऐसे नहीं है कि अमेरिका में काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, पर वो मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं अगले 1 महीने तक इकोनॉमिक सैंक्शन और इस तरह की बातचीत, मतलब मोरल डाउन करना, लीडरशिप के बीच में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश करना, वो पूरे कंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद, अमेरिका ने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने भी अपने मनोबल में कहीं कोई गिराव नहीं आया, उछाल आया है। और वो शहादत जो कहते हैं ईरान के अंदर, वाकई काबिल तारीफ, और उसका पूरा प्रदर्शन ईरान ने कर दिखाया। यही कारण है कि आज भी ईरान जिस प्रकार से पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि एक ऐसा एक पुरानी सभ्यता जिसने अपना पूरा जोर लगा लिया, और अमेरिका को के सामने झुका नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे विश्व को सीखने के लिए ईरान से। जी, लेकिन क्या तुरुप का इक्का बचाओ? आलोक बंसल सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद स्थान सर आपके पास आ रहा हूं। बंसल सर, देखिए, मैं पहली चीज तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी पैनल है बहुत नॉलेजेबल है, पर पिछले 1 साल में मैं 2 बार तेहरान गया हूं और 1 बार तेल अवीव गया हूं। अच्छा। अमेरिका और कैरो और इन सब जगह गया हूं। तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि ईरान की हुकूमत जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत ही अनपॉपुलर थी, और ये अमेरिका के हित में होता कि अगर वो रिजीम चेंज करने के लिए जाते। पर जैसा कि आपने जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है उसमें बड़ा साफ लिखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि अगर आप हमला करेंगे
तो ये रिजीम चेंज नहीं होगी, ये हमारा कोई भी पर्पस नहीं सर्व करती है, उसके बावजूद ये हमला हुआ। जहां तक सवाल कन्वेंशनल वॉर का है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि कन्वेंशनल वेपन्स से आगे जाता अमेरिका? फिर तो आप तो दुनिया को एक विनाश के कगार पे खड़ा कर सकते थे। वो तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जनसंख्या या दुनिया के वैश्विक जनमत इसकी इजाजत देता कि अमेरिका उसको कन्वेंशनल वॉर से आगे ले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अली साहब ने कहा, ये बहुत सही बात कही कि ये जितने भी खाड़ी के देश हैं जहां सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं, क्या वो राष्ट्र दोबारा अमेरिकी सेना को वहां आने देंगे? नहीं। उन्होंने अमेरिकी सेना को वहां रहने की इजाजत दी थी कि उनको लग रहा था कि अमेरिकी सेना का वहां पे उपस्थित होना उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एश्योर करेगा, बल्कि उल्टा अमेरिकी सेना के वहां होने से उनके ऊपर और ज्यादा हमले हुए। तो अब क्या वो इस बात की इजाजत देंगे? तो इस युद्ध के बाद जो है दुनिया का नक्शा, विशेषकर इस क्षेत्र का नक्शा, काफी हद तक बदल जाएगा। जहां तक सवाल रूस और चीन की बात आप कर रहे हैं, चीन और रूस जो है मॉरल सपोर्ट जरूर दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी दे रहे होंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं दे रहे, चाहे जो भी कोई कुछ कह रहा हो, बाकी लोग जो भी स्पेकुलेट करें। ईरान के जो क्लेम्स हैं और जो अमेरिका के क्लेम्स हैं, सच्चाई उन दोनों के बीच में है। तो अगर ईरान कहता है कि हमने इतने रीपर ड्रोन गिरा दिए, तो उतने नहीं गिराए, उससे कम गिराए। वो जितने विशेषकर वायुयानों की बात करते हैं, उनके पास उतने कोई भी सबूत नहीं है। कुछ हैं, कुछ वायुयान जरूर गिरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध में ईरान को सिर्फ यह इंश्योर करना है कि वो हारते नहीं। अमेरिका की हार अपने आप हो गई। अगर ईरान को वो झुकाने में असफल होते हैं, तो अमेरिका का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। और अमेरिका का उद्देश्य अगर पूरा नहीं हुआ, तो अपने देश की जनता को क्या बताएंगे, दुनिया को क्या बताएंगे कि हमने क्यों युद्ध शुरू किया? अगर इतने करोड़ों रुपयों को खर्च करने के बाद, करोड़ों डॉलर्स को खर्च करने के बाद अगर आप वहीं के वहीं हैं, तो फिर क्या फायदा? अगर इतना सब कुछ खर्च करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाने के लिए जहाजों को ईरान को टोल पे करना पड़े, तो फिर क्या फायदा? तो ये बातें अमेरिका को सोचनी है। इस पूरे युद्ध का क्या लाभ हुआ? युद्ध से पहले हमारे जो युद्ध पोत थे वो निर्बाध रूप से जाते थे फारस की खाड़ी में और आते थे, और ये दुनिया में हर एक व्यक्ति को पता था, जिसको भू राजनीति का थोड़ी भी समझ हो, कि अगर युद्ध होगा तो ईरान सबसे पहले फारस की खाड़ी को रोकेगा। और ये बात हिलरी क्लिंटन ने भी कही कि ये तो हम दशकों से जानते थे। वहां पर जो आईआरजीसी के नए चीफ हैं हमीदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि होर्मुज हमारा परमाणु बम है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी उन्हें हाल ही में आरजीसी का चीफ बनाया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई उनका ट्रंप को वार्न किया गया था, पेंटागन ने भी वार्न किया था, डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों ने वार्न किया था। और जो लोग कहते हैं कि भाई ईरान में रिजीम चेंज होना था, अस्ताना सर, रिजीम चेंज तो ट्रंप और पीट हेग्सेथ को छुड़ाकर और जेडी वांस को छुड़ाकर अमेरिका में हो गया। एनसीटीसी चीफ चले गए ये कहकर कि ईरान से हमें अभी कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। जो केंट ने वार्न किया था, कहा था कि भाई आपको हमला नहीं करना चाहिए था। तुलसी गबार्ड ने इसी बात पर रिजाइन कर दिया। और मैं सारे नाम कोट करने लग जाऊं तो मेरे लिए तो आधा घंटा 1 घंटा कम पड़ जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है। चाहे वो नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, उनके कई अधिकारियों ने रिजाइन किया। बोला कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसका वो मतलब ही नहीं था। अस्ताना सर। बिल्कुल, इसमें मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करूंगा। दो सामरिक गलतियां हुई। पहली, नंबर 1, कि जो ये सोच रहे थे कि ईरान की जनता नाराज थी रिजीम से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस कैलकुलेशन को भूल गए कि ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल से भी उतनी ही ज्यादा, उससे ज्यादा नफरत करती है जितनी वो अपने रिजीम से करती है। ये हिसाब उन्होंने, इनके दिमाग में नहीं था। तो जाहिर है कि जब हमला होगा तो वो अपने रिजीम और अपने झंडे के नीचे आएंगे। दूसरा एक कैलकुलेशन है सामरिक विषय में, हम लोग हमेशा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक जस्ट वॉर, एक जस्टिफिकेशन वाली वॉर। अमेरिका जस्ट वॉर नहीं लड़ रहा है, ईरान जस्ट वॉर लड़ रहा है। अमेरिका के पास चॉइस थी कि लड़ाई ना शुरू की जाए, लेकिन ईरान के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी। ईरान ने एग्जिस्ट करने के लिए जो लड़ाई है उसका जवाब देना है, और दिया उन्होंने। तो जो ईरान है उसके लोगों के लिए, उस देश के लिए, उसके हुक्मरानों के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। अमेरिका के लिए ये वॉर ऑफ चॉइस है। तो अक्सर क्या होता है कि जब आपकी वॉर ऑफ चॉइस होती है, तो जब आप नुकसान खाते हो, तो उस टाइम में आपके अगर आदमी मरते हैं तो आपकी जनता ज्यादा गुस्सा करती है। आपके नुकसान होते हैं, आपकी जनता ज्यादा गुस्सा करेगी। लेकिन अगर आपके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, तो आपकी सहन शक्ति
अपने लॉसेस को, अपनी कैजुअलिटीज को सहने के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो वही चीज ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो स्ट्रेटेजी में गलत हुए, जी, और ये इस कारण से उन्हें काफी फर्क मतलब पड़ा। होर्मुज को सो कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल बनाने की पूरी जिम्मेदारी भी यूएस को ही जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो एक ही रूल है, अब रवि साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, ना खाता ना बही, जो ट्रंप साहब कहें वही सही, आइदर माई वे और हाईवे, मतलब सीधा रास्ता पकड़ लो अगर मेरी बात समझ नहीं आती तो। देखिए, आपको ना ट्रम्प की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि ट्रम्प जो है वो एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, और दूसरा जो वो है तो वो खुद एक को डील टीवी मेकर बताते एंटरटेनर हैं, है। उन्होंने तो डील कैसे की जाती है उसके ऊपर तो बाकायदा किताब लिख दिया। देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके काफी अलग अलग विचार हैं। पर रियलिटी तो है कि उनकी एक थ्योरी बड़ी क्लियर है कि वो जो है शॉक एंड ऑ, जो उनका है कि एक शॉक किया या उनको ऑ किया, मतलब कि चमत्कार दिखाने की कोशिश की या बिल्कुल डराने की कोशिश की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है नेओमी क्लब की, एवरीबॉडी लव्स इट्स कॉल्ड शॉक डॉक्ट्रिन। एक बड़ी सर और इंटरेस्टिंग मैं किताब है। रवि साहब आपकी बात से सहमत हूं, और हद तो तब हो गई जब खुद को जीसस का अवतार बता रहे थे वो। नहीं, वो ही बिल्कुल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो ही बात आ जाती है कि उनका जो फोकस जो है, एक तो अपने ऊपर है, वो रिपब्लिकन पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। दूसरा जो है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का जो रेगुलर जो बेस था वो भी ट्रम्प से एग्री नहीं करता, पर इनने जब ये अपने कांड किए थे जनवरी 6 को लेके और बाकी को लेके, तो इनका जो नया जो बेस बना है, तो उनको शॉक एंड ऑ का बड़ा, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो अमेरिका में टिकटॉक का बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे एक पूरा यंग जो वोटर्स हैं उनके ऊपर फोकस होता है, क्रिश्चियन वोटर्स पे फोकस होता है। तो ट्रम्प जो है वो बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि हम जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक माचोइज्म जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैं, तो मतलब मुझसे इसके ज्यादा पीछे कोई पावरफुल नहीं अपीजमेंट है, मैं। पॉलिटिक्स है कि वो एक इस्लामिक रजीम को टारगेट करके खत्म कर रहे हैं जिसके पास परमाणु हथियार हो सकता है, तो पूरी क्रिश्चियनिटी को उनके खिलाफ उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। दिस इज और इंटरेस्टिंग। देखिए सिर्फ, जस्ट लास्ट पॉइंट, कि वो सिर्फ ईरान नहीं को नहीं, नहीं आप कह रहे, आराम से ओमान को मतलब भी इसको इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया नहीं, आप इसको थोड़ा क्वेश्चन। डिटेल में बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। हाँ जी, बेसिकली समझ पड़ेगा वोटर्स को कि आजकल रिपब्लिकन को कौन वोट कर रहा है, क्योंकि जब ट्रम्प का अगर आप देखें, जब इलेक्शन में आए, तो ये लग रहा था कि ये बिल्कुल नहीं आएंगे। पर क्योंकि उस टाइम इनने अपना जो इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसने पूरा जो कैंपेनिंग हो रही थी उसको बिल्कुल बदल दिया गया था। तो उसके बाद अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा शुरू कर दिया था। आज आज की डेट है कि 2 साल हो गए ना, तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है अमेरिका में, डीजल की प्राइसेस इतनी ज्यादा हुई है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हुई है, पर वो मार्केट के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है अमेरिका में। दूसरा जो है कि एआई बबल जो है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, वो कभी भी बर्स्ट करेगा, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो डाउन टर्न होगा मार्केट का, वो दिसंबर में आए। तो अभी जो पूरी कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरीके से मैं दिखाऊं कि मैंने पूरा जो है एनर्जी मार्केट को जो है कंट्रोल कर लिया है। एनर्जी मार्केट मतलब कि आपका ऑयल, गैस, पेट्रोल। और आज की डेट में आप शायद शॉक पे होंगे, या शायद आपको पता होगा कि आज की डेट के अमेरिका का जो ऑयल है, और जो अमेरिका का कंट्रोल्ड ऑयल है इंक्लूडिंग वेनेजुएला, वो आज के दिन में सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहा है। ये कोई सोच नहीं सकता था। क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो चाहते कि बिके। और उसमें जो पूरा जो ये केओस जो बनाया है ईरान में, सऊदी में, क्योंकि वो प्रॉक्सी, उनने बहुत ज्यादा एक और लेवल का गेम खेला है, कि वो सिर्फ ऑयल मार्केट जो है अपने आप को डोमिनेट करने के लिए उनने जो है बाकियों का जो मार्केट है उसका तहस नहस मचा दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका आगे पेट्रो डॉलर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो पड़ेगा जरूर, उसका मैटर ऑफ टाइम है। तीसरा जो है उनका जो पर्सनालिटी के बारे में जो हम लोग बात करें, अभी वो यही लगे हुए हैं कि मैं दिखा दूं कि अमेरिका अभी भी ग्रेट है, अमेरिका से ज्यादा कोई नहीं उलझ सकता। और जो अमेरिका में जो एंटरटेनमेंट, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा साइलोड है, या तो रिपब्लिकन बेस्ड होते हैं या बिल्कुल डेमोक्रेट बेस्ड होते हैं। आप सीएनएन को उठा लीजिए, आप फॉक्स टीवी को उठा लीजिए, जो फॉक्स टीवी का व्यूअर्स है वो सीएनएन कभी नहीं देखेंगे, और जो सीएनएन के व्यूअर्स है वो कभी फॉक्स टीवी को नहीं देंगे। तो उनका बहुत कैलकुलेटेड, बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे, डेटा ड्रिवन जो होता है अपने वोटर बेस पे, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, काउंटी लेवल पे ये काम होता है। और उनको जी, जो अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है, कि जब भी वो देखते हैं कि अमेरिका जो है वो ऑयल में बड़ा बन गया है, वो अभी भी खड़ा हुआ है जूश
कम्युनिटी के साथ, क्योंकि पैसा तो जूइश कम्युनिटी के पास है। अगर 30% पॉपुलैरिटी निकल भी जाए, ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, उनने, उनके परिवार ने। अब कल भी आप वो देख लीजिए ना, वो उसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि हम जीतेंगे जरूर, पर हमको पता नहीं कि कब जीतेंगे। तो ये जो है इनकी, अब ये बहुत बुरी तरीके, आपने बोला जो बर्मुडा ट्रायंगल जो है, ये बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत बुरी तरह फंसे हैं, और मुझे तो लगता नहीं है कि अगर कोई चमत्कार सर हुआ इसमें कि कभी ईरान के बयान को भी मद्देनजर रखना होगा। ईरान ने कहा है कि 2029 तक होर्मुज बंद रहेगा, यानी ईरान कलेक्टिवली दुश्मन अमेरिका को नहीं मान रहा, ट्रंप को मान रहा है। मैं जैदी साहब का रिएक्शन चाहूंगा। जैदी साहब, क्या दुश्मनी यूएस से या फिर ट्रंप से? भाई, ईरान पिछले 47 साल से हर तरीके की जंग अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, और वहां की जनता, वहां का पूरा निजाम, वहां की पूरी जो एक सोसाइटी है, वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आसाना सर ने बोला कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं, ईरान के पास 1979 के बाद मुसलसल ऑप्शन आए हैं। ईरान को भी ये ऑफर थे कि वो भी अमेरिका की गुलामी कबूल कर कर कतर, यूएई, सऊदी और इस तरह के देशों की तरह अय्याश हो जाए, और वो भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाकर हर तरीके की सुविधा का लाभ उठा ले। लेकिन ईरान चूंकि एक आइडियोलॉजिकल देश है, एक आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर आया हुआ एक रेवोल्यूशन है कि जिसको हमेशा, जिसकी हिफाजत की गई वहां के लीडर्स ने। और मैं समझता हूं कि हमें दुनिया की मीडिया ये समझाती थी कि ये जो इमाम खामनेई बात कर रहे हैं कि जिल्लत की जिंदगी, यानी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, इसका ग्राउंड के ऊपर कोई मानने वाला नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं कि उनकी इसी कहावत के चलते उन्होंने यही देखा कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, और न फकत उन्होंने घुटने नहीं टेके बल्कि पूरा नेशन, पूरी कौम। तो तेल का व्यापार करने में कौन सी आइडियोलॉजी टकरा रही थी भाई साहब? तेल का व्यापार करने में कौन सी आइडियोलॉजी टकरा रही थी आपकी? देखिए, वो देश जो अमेरिका से व्यापार करते हैं वो बराबर नहीं करते, वो अमेरिका उनके ऊपर धौंस जमाता है। कौन सा देश है कि जहां पर अपनी आर्मी हो, अपने हथियार हो, अपना सब कुछ हो? ये वो देश हैं खाड़ी के जो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, अमेरिका के अड्डे अपने यहाँ जमाए हुए हैं, जिनको ये लगता था कि अमेरिकी अड्डे उनको बचा लेंगे। ईरान ने उनकी इसी सोच को 47 साल के बाद खत्म किया है कि मुश्किल के समय में यूएई ने आपकी मदद की, ये बात भी तो सच है ना जी। मुश्किल के वक्त में ईरान की मदद यूएई ने सबसे ज्यादा की। सबसे ज्यादा व्यापार यूएई से ईरान का होता था, और शैडो फ्लीट के जरिए ईरान का एक बड़ा हिस्सा तेल का यूएई बेचता था और आपको हेल्प करता था, ईरान को हेल्प करता था। ईरान ने क्या यूएई को छोड़ दिया? अगर आप उसूलों की बात करें तो फिर उसूलों में टकराव तो यहां पर भी है। नहीं सर, सबसे ज्यादा इसराइल के बाद अगर किसी मुल्क के ऊपर मिसाइल मारे ईरान ने तो यूएई के ऊपर मारे हैं। आप 40 दिन की जंग देख लीजिए। नहीं, लेकिन क्यों? यूएई ने तो आपको हर पल मदद किया भाई। जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना और 1979 में आपके ऊपर सैंक्शन लगा तो सबसे ज्यादा हेल्प आपको यूएई ने की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। बड़ा सर, यूएई सबसे बड़ा वो देश है कि जिसने सबसे ज्यादा, और यूएई के 3 आइलैंड्स को ईरान ने कैप्चर कर लिया। बिल्कुल नहीं सर, देखिए ये यूएई कोई देश नहीं है सर। ईरान, मुझे पता है, ये यूएई है, कुवैत है, कतर है, कोई देश नहीं है। एमिरेट्स का एक संगठित मिलकर बनाया गया एरिया है जिसको यूनाइटेड एमिरेट्स कहते हैं, जिसको यूएस की हेजमनी के चलते हुए एक ताकत मिली है सर। नहीं तो ईरान के ऊपर ये ब्लेम करना कि उसने यूएई के टापू को कब्जाया है, ये सब हकीकत नहीं है। नहीं, लेकिन मुश्किल के समय में आप ईरान की मदद यूएई ने की, ये बात फैक्ट है, सच्चाई है। ठीक है, इस पर कभी और बात करेंगे, समय सीमित है मेरे पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ईरान वाकई वो कर रहा है जिसका दावा ईरान लगातार करता रहा है? क्या उसूलों पर टिका है ईरान? इस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। आज समय सीमित है इसलिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।